हेलो स्टूडेंट्स। अनजस्ट एनरिचमेंट की दूसरी क्लास में आप सभी लोगों का मैं अनुभव तिवारी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग अब ये देखेंगे कि जीएसटी के साथ में अनजस्ट एनरिचमेंट का क्या रिलेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ एग्जाम्पल सेकंड पैराग्राफ में देखिए आपको दिखाई दे रहा है। इस सेकंड पैराग्राफ का जो एग्जाम्पल है, यहीं से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज ट्रेडर ए यहाँ पर ये परचेजर की पोजीशन में स्टैंड कर रहा है। अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेडर बी, तो जो बी है वो स्टैंड करने लगा एज ए सेलर। अगर हम इसको बात करेंगे जीएसटी की लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ये सप्लाई करेगा। इन विच ही पेड, ही का मतलब ए की बात हो रही है। इन विच ए पेड द जीएसटी ऑफ ₹10,000। नाउ व्हेन द ट्रेडर इज गोइंग टू सेल द गुड्स फर्दर, अब क्या है कि ए तो परचेजर था, मगर अब ये अगर ए आगे मान लीजिए सेल करने जा रहा है, उसकी बात हो रही है। आगे अगर ये सेल करेगा तब इसका डबल रोल हो जाएगा। एक रोल में तो ये अभी परचेजर था, जब परचेज किया दूसरा रोल उसका हो जाएगा सेलर के लिए। Now when the trader is going to sell goods further, it is certain that he will recover this amount as ITC। जो इसने टैक्स पे किया है, किसको टैक्स पे किया, यहाँ पर देखिए इस तरफ इसने जब गुड्स परचेज किए होंगे तो यहाँ पर इसने जीएसटी पे किया कि नहीं पे किया, और ये जीएसटी जो इसने पेड कर दिया है, यही इनपुट टैक्स क्रेडिट के नेम से होगा। तो सेल करते समय ये आईटीसी को क्लेम करेगा, उसकी बात हो रही है। एंड रिड्यूस हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। क्या मतलब सर? अरे आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, जानते हैं कि सेल करते समय उसने जीएसटी जो है वो गुड्स के साथ ऐड करके कलेक्ट किया कि नहीं किया। हाँ सर, जो कलेक्ट किया, तो उसी जीएसटी कलेक्ट के लिए ही तो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम करेगा? वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इस आईटीसी, जो कि वो ऑलरेडी यहाँ पहले इसको पे कर चुका है, उसको डिडक्ट करके करेगा। इसके आगे प्रैक्टिकल भी किए, अब याद आ गया होगा आपको। 10, इट इज ट्रांसफर जीएसटी ऑफ ₹10,000 टू अनदर पर्सन। अब यही जीएसटी जो 10,000 का है, वो अब क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर दे रहा है। सर कैसे ट्रांसफर? बेटा ये पुरानी बात तो है कि अब यहाँ पर इसने पे तो इसको किया था, अब ये जीएसटी का बर्डन आ गया इसके ऊपर। जब इसने गुड्स आगे मूव किए तो ये बर्डन आगे ट्रांसफर कर दिया। तो यही बात हो रही है, उसने 10,000 जो है वो आगे अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिए। अ फ्यू डेज लेटर ट्रेडर बी, अब बी की बात आती है किसकी, जो ये ऊपर दे रखा है, came to know that at the time of the final assessment he has refund tax of ₹2,000, और he has to refund a tax। refund of tax का मतलब कि 2,000 रुपए जो हैं वो इसको गवर्नमेंट से रिफंड के नाम पे वापस मिलने हैं, ये इसको पता चलता है। सो दिस वुड बी एन अनफेयर एडवांटेज बिकॉज ट्रेडर बी हैज ऑलरेडी ट्रांसफर इट टैक्स बर्डन टू अनदर पर्सन। तो यही अनजस्ट एनरिचमेंट की बात है कि यहाँ पर ये चीज कैसे गलत हो रही। सर कैसे गलत हो रही बताइए। तो देखिए बेटा, ये 2,000 रुपए, ये ₹2,000, तो ये रिफंड के नाम पे गवर्नमेंट से यहाँ पर ले रहा है। हाँ सर ले रहा है। किस बात के ले रहा है? जो इसने पहले 10,000 रुपए कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिए थे, उसी पे ही 2,000 रुपए ले रहा है। हाँ सर, मगर ये 10,000 का बर्डन जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया? वो ट्रांसफर इसने कर दिया था, ए को कर दिया था, और ए ने बहुत खूबसूरती से ये किसको ट्रांसफर कर दिया? ये कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर जो 10,000 रुपए, इस जगह ऐसे लिखता हूँ, 10,000 रुपए जो बी ने बेटा रिसीव किए थे, वो तो बी की जेब से गए नहीं, क्योंकि वो तो उसने ए को ट्रांसफर कर दिए और ए ने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिए। और अब बी जो है वो रिफंड क्लेम करके ₹2,000 ले रहा है। तो 2,000 अनजस्टिस नहीं हो गया?
जब बल्कि वो ऑलरेडी इस टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर चुका था। तो यहाँ पर इसी ही अनजस्टिस को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो अब अनजस्ट इनरिचमेंट क्या कहता है लैंग्वेज में, उसके ऊपर आते हैं, इसलिए आपको पहले केस समझाना जरूरी था। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर जीएसटी द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट इज एप्लीकेबल। अभी आपने देखा कि 2000 रुपीज जो रिफंड का मिल गया, जब बल्कि इस बर्डन को ट्रांसफर कर दिया गया था, तो बी के पास तो पहले भी 10,000 नहीं आया क्योंकि उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया था, और 2000 ये ऊपर से रिफंड का ले रहा है। तो यहाँ पर अनजस्ट इनरिचमेंट एप्लीकेबल होता है, और इसी के रिलेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इन जीएसटी यूजुअली अप्लाई इन केसेस ऑफ टैक्स ऑफ रिफंड। तो ये जो रिफंड का टैक्स है, अभी 2000 रुपये रिफंड एग्जाम्पल लिया था उसी पर। इन जीएसटी सिस्टम द बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रेडर टू अनदर। मतलब बी ने ए को ट्रांसफर कर दिया था, तो ये ट्रांसफर हो गया। द बर्डन ऑफ टैक्स हैज टू बी borne बाय कंज्यूमर। और फाइनली ये ए ने किसको ट्रांसफर कर दिया था? कंज्यूमर को कर दिया था एट द एंड। सो इट बिकम सर्टेन that a person handed over the burden of tax to another. How if the first person want tax refund? जब उसने ये पूरा का पूरा बर्डन आगे ही ट्रांसफर कर दिया, तो ये टैक्स किस बात से रिफंड हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर हम लोग अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं, जो यहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ये क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट पर्सन वांट ए टैक्स रिफंड पेड टू गवर्नमेंट फॉर सम रीजन, so this will be said that unfair refund, because in fact if the refund is correct, then it should be given to end consumer and not the trader in the middle of the supply chain. सप्लाई चेन का मतलब, यहाँ सप्लाई चेन का मतलब समझिए कि बी से ए को चला और ए से सी को चला, और फाइनली जो 10,000 रुपए जीएसटी थे वो गए किसकी जेब से? वो जीएसटी का पैसा कंज्यूमर के पास से गया। और गवर्नमेंट से रिफंड का मजा कौन ले रहा है? ये बी 2000 का ले रहा है। जब बल्कि एग्जैक्टली ये 2000 रुपीज जो मिलने चाहिए थे, वो किसको मिलने चाहिए थे? वो कंज्यूमर को मिलने चाहिए था। हाँ सर, आप तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि फाइनली ना बी की जेब से गया ना ए की जेब से गया, दोनों ने ही इसको फॉरवर्ड कर दिया था कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को 2000 रुपये मिलने चाहिए थे। तो ये पॉइंट कंज्यूमर के फेवर में जब जा रहा है, तो किस वजह से जा रहा है? ये अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करने की वजह से जा रहा है। तो इसी को ही आपको यहाँ पर पढ़ना है कि जीएसटी के साथ में ये कैसे अटैच किया गया और हम क्यों इसको आगे फर्दर पढ़ रहे हैं। तो ये केस तो अब आपको समझ में आया। अब प्रोविजन ऑफ जीएसटी को भी समझिए। द जीएसटी प्रोवाइड दैट इफ द केस ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट इज फाउंड and to get profit, any real person is not recognized, then that money will be transferred to consumer welfare fund. तो यहाँ पर जैसे देखने से पता चल गया कि 2000 रुपीज जो है वो कंज्यूमर को देने चाहिए। गवर्नमेंट भी जीएसटी के रिफंड के 2000 रुपीज कंज्यूमर को देने को रेडी है, ये पहले ही नज़र में पता चल जाता है। अब कंज्यूमर को कहाँ ढूंढेंगे? तो कंज्यूमर तो ट्रेस अगर नहीं होता, तो इस तरीके का जो पैसा है 2000 रुपीज ही हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ये प्रोविजन जो है जीएसटी में डेवलप किया गया कि हम लोग जो है ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो इन सब को पढ़ने के बाद में अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज अनजस्ट इनरिचमेंट इज क्राइम? तो क्या ये बेटा एक क्राइम है? ये सबके मन में आता है, क्योंकि जिस समय बी ने अगर इसको ट्रांसफर कर दिया था, तब वो किस हक से रिफंड ले सकता था? तो यहाँ पर अगर बी ने किया तो क्या क्राइम किया? तो देखिए, जनरली अनजस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी एज इट इज कंसीडर्ड अनफेयर, बट इट इज नॉट बेस्ड on very sound legal principle because unjust enrichment can occur due to mistake or accident. तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देना है कि बात तो सही है, मगर ये लॉ में बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट से भी हो सकता है। एक पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट हम लोग को देखना है, सेकेंडली क्या कहता है इन कोर्ट, इट रिक्वायर अ
डिपेंडेंट दैट सफर्ड सम डायरेक्ट लॉसेस। जरूरी है कि कोई डायरेक्ट लॉस से भी सफर हुआ हो, और प्रैक्टिकल वे से अगर देखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ डिपेंडेंट इन जीएसटी मैटर। कैसे इसको बचाया जाएगा? सो अनजस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, फेलिंग इन फाइंडिंग सच अ डिपेंडेंट, कौन जो हमारे पास कंज्यूमर था, उन सब लोगों के लिए सच मनी इज डिपॉजिटेड इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अब उस कंज्यूमर को ट्रेस ना कर पाने की वजह से इस पूरे के पूरे पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दे रही है? कंज्यूमर के लिए जो उसने वेलफेयर फंड बनाया है उसमें इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो क्या सर ये वैल्यू कभी फाइंड नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अगर जो है कायदे से किया जाए तो फाइंड हो सकती। इसी वजह से ही आप अगला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट है। सर वो कैसे? देखिए, वेदर डिपेंडेंट इज एक्चुअली एनरिच्ड, तो फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर टू डिटरमाइन इफ इट इज अ केस ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। तो ये डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है किस कंडीशन में, कि जब जो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर था, जिसके 2,000 रुपए का फायदा देना चाहिए था, वो एक्चुअल में एनरिच्ड हुआ हो, उसके साथ एक्चुअल में ये धोखा हुआ है। दूसरी बात, वेदर द एनरिचमेंट इज एट द कॉस्ट ऑफ क्लेमेंट, और जो क्लेम कर रहा है वो उसकी कॉस्ट के लिए है। थर्ड, वेदर द प्रोपेंसिटी इज इमोरल, इसका मतलब है कि ये एथिक्स के खिलाफ था। हाँ, बात भी सही है, एथिक्स के खिलाफ बी ने यहाँ कैसे मांगा। देन फोर्थ, इफ देयर आर एनी डिफेंस टू डिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट है, जो हमारा कंज्यूमर था, उसके पास इसके लिए कोई डिफेंस है। देन फिफ्थ, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल, अगर उसके पास इसके बचाव का कोई उपचार है, रेमेडीज मतलब उपचार अवेलेबल है, तो इन सब हालत में हम अनजस्ट इन्वेस्टमेंट को फाइंड करते हैं, और ये सब हमारे पास बेस होता है अनजस्ट इन्वेस्टमेंट को फाइंड करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। इन 5 पॉइंट्स का आंसर अगर हम लोगों को यस में मिल जाता है, तो इस हालत में आप जो है अनजस्ट इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं। और अगर पता चल जाता है पैसे का कि कितना हुआ, तो फिर उस पैसे के साथ हम क्या करेंगे? तो बताया गया कि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ले जाएंगे। कंज्यूमर वेलफेयर फंड का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ ही गया कि जिस समय हमारे पास जो कंज्यूमर है, जो डिपेंडेंट है, उसका पता नहीं चल रहा, तो उस मनी को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है इसका सेक्शन 57 में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी फॉल ऑन द एंड कंज्यूमर, जो आप जान गए, दो कंज्यूमर के ऊपर 10,000 रुपए का बर्डन आया था एग्जाम्पल में। बाय द अमाउंट ऑफ दिस टैक्स गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड, इट इज द नेसेसरी दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जान रही है कि कंज्यूमर की जेब से पैसा जा रहा है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। On the other hand, many such funds are available to the governments that cannot be transferred to anyone else. The money cannot be kept with the government. तो ये फंड का पैसा जो है वेलफेयर में था, कई फंड उनके पास है। बिकॉज इज सच फंड केप्ट विद गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द गवर्नमेंट। सर ये कैसे हुआ? गवर्नमेंट के ऊपर कैसे ये प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इन्वेस्टमेंट अप्लाई हो रहा है? बेटा, ईमानदारी की बात यह है कि ये 2,000 रुपए कंज्यूमर के पास जाने चाहिए थे, मगर कंज्यूमर को तो दिए नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसे कई फंड्स हैं जिसमें इस पैसे को रख लिया। तो अगर हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखें, तो ये फंड 2,000 रुपीज तो गवर्नमेंट के पास ही रहा, जब बल्कि असली मालिक कौन था? वो कंज्यूमर था। Hence, a fund has been set up by government for the welfare of consumer to avoid this situation. तो इसके लिए उन्होंने स्पेशली इस फंड को जनरेट कर दिया, in which these type of unclaimed and seized fund are deposited in this fund. The fund available in this fund are utilized only for the welfare of the consumers. तो अब ये 2,000 के लिए उस कंज्यूमर को ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो ऐसे फंड को ईमानदारी से गवर्नमेंट ने बनाया, जिसका नाम रखा कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और सेक्शन 57 कहता है कि इसमें जब मनी डिपॉजिट कर दी जाती है, तो इस फंड का पैसा गवर्नमेंट आगे चल के कंज्यूमर वेलफेयर के लिए ही यूज करेगा। तब तो सर ये बहुत ही अच्छा वेलफेयर फंड है। तो सर ये बना कब? तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और कब हुआ? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड हैज
been done under the CGST Act 2017. According to the section 251 of the Act, the meaning of fund is taken from the Consumer Welfare Fund established under section 57. तो 57 में जो कहा गया था उसी पे ही इसको एस्टैब्लिश किया गया, और फंड का मतलब क्या रहेगा, यहाँ कंज्यूमर वेलफेयर फंड रहेगा। 57 क्या कहता है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी कंज्यूमर वेलफेयर फंड, और वही ये फंड है जिसके बारे में जहां जहां कंज्यूमर वेलफेयर फंड कहा जाएगा। द गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड द कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड देयर शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड। उस फंड में जो जो पैसा जाना है, कौन सा, ए अमाउंट रिफर्ड इन सबसेक्शन 5 ऑफ 54, तो 54 के जो पार्ट में था उसको भेजेंगे। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड, इसका क्या मतलब है सर, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए इस फंड में है और गवर्नमेंट ने इस 5 करोड़ को कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके ऊपर जो इनकम होगी इंटरेस्ट के रूप में भी हो सकती है या डिविडेंड हो सकती है, इसीलिए इनकम वर्ड रखा गया। उस पूरी की पूरी इनकम को भी इसी फंड में ही लगा दिया जाएगा। सी पॉइंट कहता है सच अदर मनी इज रिसीव्ड बाय इट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सी वाइड है, एडिशनल है, कि जो किसी तरीके से नहीं प्रूफ हो रही है मगर और भी कोई इस तरीके की मनी है जो कि कंज्यूमर के लिए ही होनी चाहिए, तो उस मनी को भी इसी फंड में रख दिया जाएगा। तो इस फंड बनाने का ऑब्जेक्टिव तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, मगर अगर आंसर लिखेंगे तो फंड बनाने के ऑब्जेक्टिव को कैसे ध्यान देंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले पॉइंट 1 जो पर्पज है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की हमें सेफ्टी करनी है। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। कभी कभी जब कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम रन किया जाएगा तो उस समय अगर हमें मनी की जरूरत हुई तो वो फंड हम लोग कहाँ से लेकर के आते हैं, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वहां पे पैसे से मदद करी जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड, स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री। तो कंज्यूमर की जो मूवमेंट हो रही है उसको कंट्री में कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, तो उसको ताकत मजबूती प्रदान करने के लिए। फोर्थ, टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ द राइट विद इन द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को पता चले कि उसके साथ जो है ये धोखा नहीं हो रहा है, ये उसका अधिकार है और गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ खड़ी हुई है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पज है। अब जो मनी डिपॉजिट हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मनी जो डिपॉजिट किया जा रहा है उसमें क्या क्या, पॉइंट नंबर 1, द यूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ CGST, IGST, UTGST और सेस और ड्यूटी सभी कुछ इन्होंने ले लिया है, विल बी डिपॉजिटेड इन द फंड। जहां जहां से ऐसा पैसा बचेगा तो वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर के लिए इनको रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट, इनकम जनरेटेड फ्रॉम अप्रोप्रिएटिंग द फंड, मैंने बताया कि डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ भी मिलेगा वो भी इसी में डिपॉजिट हो जाएगा। द अमाउंट मेंशन इन सबसेक्शन 2 सेक्शन 12 में जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट का है वो पैसा भी यहाँ पे ट्रांसफर आएगा। सर सेंट्रल एक्साइज टैक्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, मगर ये पहले तो था ही ना सेंट्रल एक्साइज एक्ट का, तो वो वाला पैसा भी इसमें ट्रांसफर होगा। फोर्थ है द फंड मेंशन इन 57, 57 एक्ट के अंदर का हमें इसको याद करने की जरूरत है, सेक्शन तो बेटा याद ही करेंगे। अब आंसर लिखने के लिए डिपॉजिट अमाउंट कहाँ कहाँ से था, अमाउंट डिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 20, IGST CGST का 57 और IGST का सेक्शन 20 यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है, और UGST का सेक्शन 21। ये सारे के सारे जो हैं अमाउंट जो होंगे वो इस फंड में डिपॉजिट हो रहे हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 है द फंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 12 ऑफ GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। आगे जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 दैट ओनली 50% ऑफ IGST and cess will be deposited in this fund. The remaining 50% will be deposited in consumer welfare fund opened by the concerned state government. तो क्लियर कट बात हो गई कि अब हमारे पास जो फंड है उसके लिए एक आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है, यही अमाउंट जो है वो दो लोगों पे ध्यान देना होगा, एक IGST का जो कि इंटीग्रेटेड है आपके पास टैक्स का और GST का, और दूसरा सेस, इसका 50% अमाउंट ही सिवाना चाहिए। तो अपने आंसर में अगर आप 50% IGST का नाम लेकर के लिख लेते हैं सेस का, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से अनजस्ट इनरिचमेंट जो है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट को GST के साथ लगाया गया, और एग्जाम्पल साथ ही साथ देखा कि किस तरह से GST का बर्डन जो सेलर होता है
वो आगे परचेजर पे ट्रांसफर करता है, और परचेजर जो है वो एंड कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर करता है। तो आपने देखा था 10,000 किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ये जीएसटी सिस्टम में यूज होता है। और बाद में जा करके जो मेन स्टार्टिंग में सेलर है वो अगर रिफंड कर देता है, जो हम लोग का एग्जाम्पल का रिफंड लेता है 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पर उसका राइट नहीं है, वो गलत तरीके से इस 2,000 का रिफंड बेटा रिसीव कर रहा है। इसी के ही ऊपर और गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है कि वो एंड कंज्यूमर तक का वो 2,000 पहुंचाए, क्योंकि फाइनली 10,000 रुपए जो है वो कंज्यूमर की जेब से ही गए। और ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ वो कंज्यूमर है जिसको गवर्नमेंट पकड़ करके वो रिफंड के 2,000 रुपए दे। तो इसी वजह से यहाँ पर इस वेलफेयर फंड की बात हुई। कंज्यूमर के लिए स्पेशली वेलफेयर फंड है, तो नाम हो गया कंज्यूमर वेलफेयर फंड। इसमें मनी डिपॉजिट कर देंगे, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, पर्पस देख लिया, और साथ ही साथ में एक पॉइंट ये भी देखा कि अगर आईजीएसटी से रिलेटेड हो, सेस से रिलेटेड हो, तो 50% ही अमाउंट हम लोग इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है जीएसटी के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट का। अब अगली क्लास में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट और रिफंड ऑफ टैक्स के साथ में इसके रिलेशन को और इसके एक्सेप्शन को समझेंगे। अभी तो ये आपका इंट्रोडक्शन था कि जीएसटी में किस तरीके से इस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।